हेलो, वेलकम बैक टू एवरीवन। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है कि एनएचएम की तरफ से एग्ज़ाम होने वाला है और उसी को कंसिडर करते हुए हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं। और अभी तक हमने आपके लिए 10 to 12 क्लास कंडक्ट करवा दिया है। यदि किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने अभी तक क्लासेस नहीं देखा है तो आपको सारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो एक बार विज़िट करना है और चैनल पे सारी क्लासेस अवेलेबल है, आपको देखना है, ठीक है। बिफोर एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देखना है, क्योंकि काफ़ी इसमें से आपसे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। जो अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वो आपको कम्युनिटी के रिगार्डिंग चल रहा है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स है जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये क्लास किसी भी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बेसिस पे नहीं है। ये जो क्लास है वो आप कोई सा भी नर्सिंग का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सभी में बेनिफिशियल रहने वाला है। तो इस क्लास को सारे ही स्टूडेंट देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एमपी वाले ही देखें या एनएचएम वाले ही देखें। आप इसको एनएचएम से लेके तो नॉर्सेट लेवल के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम हमारी क्लास में क्या रहने वाला है। तो वीडियो को यदि किसी ने भी अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज का जो फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, द वैक्सीनेशन एक्ट कब आया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वैक्सीनेशन एक्ट कब आया था, ठीक है। तो द वैक्सीनेशन एक्ट आया था 1880 में, ठीक है। द चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट एक्ट कब लगा था। तो जो दो चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट एक्ट कब लगा था, तो 1929 में लगा था, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट का, द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई जो एक्ट है वो कब देखने को मिला था। तो वो 1948 में देखने को मिला था, ठीक है। 1948 में आपको एक और चीज़ थी, क्या थी 1948 में, आपको याद रखना है, डब्ल्यूएचओ भी 1948 में ही आपका इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिला था। तो इससे कोरिलेटेड करके आप स्टडी करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट का कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहने वाली है, जो कि आपको सीधे ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलती है। द फैक्ट्रीज एक्ट कब हुआ था। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात है कि जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो 1948 में देखने को मिला था, ठीक है। द प्रिवेंशन ऑफ द स्टूल अडल्ट्रेशन, वो फूड अडल्ट्रेशन यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे फूड कर लेना आप, एक मिनट। फूड अडल्ट्रेशन कब हुआ था, तो 1954 में देखने को मिला था। कब देखने को मिला था, तो फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में आपको इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट का, द हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था, ठीक है। जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो कब देखने को मिला था, तो 1955 में आपको हिंदू मैरिज एक्ट आपको देखने को मिला था, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट का, द इंडियन मेडिकल काउंसलिंग एक्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इंडियन मेडिकल एक्ट काउंसलिंग कौन सा है। तो 1956 में इंडियन मेडिकल एक्ट काउंसलिंग देखने को मिला था, ठीक है। बात करते हैं डोरी प्रोविशन एक्ट 1961 में देखने को मिला था, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट का कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड द डेथ एक्ट कब देखने को मिला था। तो 1969 में ये देखने को मिला था। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो पूछा जाता है वो कितने दिनों के अंदर हमको करवा लेना चाहिए। तो 21 डेज़ में हमको कंप्लीट करवा लेना चाहिए, ठीक है। कितने में करवा लेना चाहिए, तो 21 डेज़ में हमको आपका जो डेट बर्थ सर्टिफिकेट और आपका बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी न्यूबॉर्न बेबी का जब होता है तो इतने के दिन के अंदर आपको विद इन डेज में आपको क्या है कि कंप्लीट करवा लेना चाहिए, ठीक है। बात करें एमटीबी एक्ट कब आया था, तो 1971 में एमटीबी एक्ट देखने को मिला था, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 11th पॉइंट का, द नारकोटिक ड्रग एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। तो 1985 में हमको ये एक्ट देखने को मिला था, ठीक है। बात करते हैं हम द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब देखने को मिला था, तो 1986 में 1986 में देखने को मिला था, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट का कि द एनवायरमेंटल
प्रोटेक्शन एक्ट कब देखने को मिला था? 1986 में भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी देखने को मिला था। मेंटल हेल्थ एक्ट कब देखने को मिला था? तो स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ एक्ट आपका 1987 में देखने को मिला था। ठीक है, बात करते हैं हम कि नेक्स्ट इम्पोर्टेंस गोल्डन पॉइंट्स का, कि क्या लिखा हुआ है पूछेगा। द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट है, तो यहाँ पे ह्यूमन राइट एक्ट है 1953 में यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिला था। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट का कि द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 में देखने को 1994 में देखने को मिला था। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का, द बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड द हैंडलिंग रूल्स, तो 1998 में ये रूल हमको देखने को मिला था। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, द टबैको कंट्रोल एक्ट 2003 में देखने को मिला था। वही बात किया जाए द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो ये 2000 में देखने को मिला था। बात करें हम द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो यहाँ पे पूछा गया कि द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। 2005 में आपके लिए इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमन फ्रॉम ये इमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट है, तो यहाँ पे 2005 में देखने को मिला था। ठीक है, द आरटीआई एक्ट कब देखने को मिला था? तो दो जो आरटीआई होता है, आरटीआई लगाते हैं उसको हम कब आया था वो, तो 2005 में देखने को मिला था। ठीक है, फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी एक्ट आपका 2006 में देखने को मिला था। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है, कभी कभी सन्स के रिगार्डिंग सीधे ही क्वेश्चन किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू एक्ट, अकॉर्डिंग टू आपका हेल्थ प्रोग्राम, सारे ही क्वेश्चन ऐसे बना के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट का, द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्शुअल ओफेंस एक्ट 2014 में देखने को 2012 में देखने को मिला था। मेंटल हेल्थ एक केयर बिल, तो 2013 में यह एक्ट हमको देखने को मिला था। द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमन एट वर्क प्लेस एक्ट, तो 2013 में इसके लिए यहाँ पे एक एक्ट इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? एक एक्ट इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंस हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको कम्युनिटी नर्सिंग यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको इनका बारे में पता होना चाहिए, और किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो बिफोर आपको ये सीधे एक बार रीड आउट करके ज़रूर ही जाना है। ठीक है, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1991 में आया था। ठीक है, क्या आया था? नेशनल फैमिली प्रोग्राम कब देखने को मिला था? तो 1991 में नेशनल फैमिली प्रोग्राम आपके लिए देखने को मिला था। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, NMMCP कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो 1953 में देखने को मिला था। ठीक है, आपको फुल फॉर्म पे भी ध्यान देना है। ठीक है, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब देखने को मिला था? तो 1955 में देखने को मिला था। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया का, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम 1958। ठीक है, अच्छे से रिमेंबर करता है कितने में आया था? 1958 में ये प्रोग्राम आया हुआ था। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम 1962 में यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हो गया था या लॉन्च्ड हो गया था। ठीक है, बात करते हैं हम किसका? नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में आया था। ठीक है, कितने में आया था? 1962 में देखने को मिला था। नेशनल ट्रोकोमा कंट्रोल प्रोग्राम 1963 में लॉन्च कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। बात करें हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का, अर्बन मलेरिया स्कीम 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यहाँ पे पूछा गया तो 1975 में देखने को मिला था। ठीक है, ICDS जिसका फुल फॉर्म होता है कि क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका फुल फॉर्म होता है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट ICDS सर्विस, इसके लिए स्कीम देखने को मिला था। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में सर्विस नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है अच्छे से। 1975 में देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग टाइप हो रखा है, तो बट इसको रॉन्ग को भी हम सही कर देते हैं। इस यहाँ पे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, इसको कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। और कब आया था? 1975 में आया था। इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है,
बात करते हैं हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का इन इंडिया में। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम 1975 या 1976 में देखने को मिला था। यदि ऑप्शन में आपको दोनों में से एक चीज़ें दे रखी हो तो आप उस पर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना राइट आंसर पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही बना के पूछे जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजिंग होना है, पर आपको एक्यूरेट वैल्यू और एक्यूरेट चीज़ें ईयर वाइज याद होना चाहिए। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस क्या कब आया था, तो 1976 में देखने को मिला था। ठीक है, 1976 में देखने को मिला था। इसको याद करने का एक बेहतरीन तरीका है कि ब्लाइंडनेस मतलब होता है आपकी आई। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए आप इसको याद रखते हो तो 6 से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, काला हजार कंट्रोल प्रोग्राम कब देखने को मिला था, 1977 में देखने को मिला था। ठीक है, मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन 1977 में देखने को मिला था। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में देखने को मिला था। नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कब देखने को मिला था स्टूडेंट्स, तो नेशनल लेप्रेसी प्रोग्राम आपको 1983 में देखने को मिला था। नेशनल गुनिया वॉर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम 1983 या 1984 में आपको देखने को मिला था। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब देखने को मिला था, तो 1987 में देखने को मिला था। कितने में, 1987 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम देखने को मिला था। एड्स का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट का। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव 1991 में देखने को मिला था। ठीक है, 1991 में क्या देखने को मिला था, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल। रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP प्रोग्राम 1992 में आया था। ठीक है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड द मदर सेवहुड प्रोग्राम 1992 में देखने को मिला था। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ 1, ठीक है, फेज़ 2 का था वो, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, पर फेज़ 1 कब स्टार्ट होता है, 1992 से लेके तो 1997। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ें, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फेज़ 1 एड्स का कब देखने को मिला था, 1992 से लेके तो 1997 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में आया था। वही बात करते हैं, येस इरेडिकेशन प्रोग्राम 1967 में देखने को मिला था। रिवाइज्ड लिम्फेटिक फाइलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1996 में देखने को मिला था। कब देखने को मिला था, 1996 में देखने को मिला था। याद रखना रिवाइज्ड है। ठीक है, इनहेंस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट 1997 में आया था। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट का, रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम कब देखने को मिला था, तो ये आपको 1997 में देखने को मिला था। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है। नेशनल एंटी मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1999 में देखने को मिला था। नेशनल ओरल हेल्थ प्रोजेक्ट 1999 में ये भी देखने को मिला था। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ 2, तो जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ 2 था वो आपका 1999 से लेके तो 2000 तक चला था। ठीक है, कब तक चला था, तो 1999 से तो 2000 तक चला था। नेशनल वेक्टर बोर्न एंड डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम 2003 से लेके तो 2004 तक देखने को मिला था। ठीक है, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट 2004 में था। फिर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम 2005 में देखने को मिला था। ठीक है, ध्यान देखना है फर्स्ट वाला कब आया था, सेकेंड वाला कब आया था, तो ये अच्छे से ध्यान रखना। कभी कभी फेज़ 1 करके, कभी कभी फेज़ 2 करके आपसे क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब देखने को मिला था, तो 2005 में देखने को मिला था। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो थर्ड फेज़ था हमारा, फेज़ नंबर 3, 2006 से लेकर तो 2011 में देखने को मिला था। ठीक है, बात करते हैं हम नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम को अब देखने को मिला था, तो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2007 में देखने को मिला था। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रोकोशन एंड द कंट्रोल ऑफ द कैंसर डायबिटिक कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, तो ये भी प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, CDS करके कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये 2008 में देखने को मिला था। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे कुछ प्रोग्राम्स थे जो हमने कवर किए, और कुछ इंपॉर्टेंट्स जो एक्ट थे आपको, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाते हैं। इनमें कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होता है, बस आपको ईयर्स याद रखना है, जितने प्रोग्राम है उनके जो फुल फॉर्म है वो भी अच्छे से याद रखना है, और एक्ट भी अच्छे से याद रखना है, तो आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा गेन कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं कुछ वैक्सीन रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है। लाइव वैक्सीन, लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन कौन सा है, BCG और टाइफाइड देखने को मिलता है। लाइव वायरल वैक्सीन कौन सा है, रोटा वायरस है आपका, चिकन पॉक्स है आपका,
OPV है साबिन जो चिकन पॉक्स है ये लाइव वायरल वैक्सीन में आता है। येलो फीवर भी आपका लाइव वायरल वैक्सीन में आता है। MMR भी आपका लाइव वैक्सीन में आता है। मीजल्स भी आपका लाइव वैक्सीन में आता है। इन्फ्लुएंजा भी लाइव वैक्सीन में आता है। स्मॉल पॉक्स भी लाइव वायरल वैक्सीन में आता है। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी बैक्टीरियल वैक्सीन ओनली 2 है, BCG और टाइफॉइड। ठीक है, बात करें हम ये तो ये देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है किस किस का क्या देखने को मिलता है। ठीक है बात करते हैं हम नेक्स्ट किल्ड वैक्सीन का। ठीक है, बैक्टीरियल वैक्सीन कौन कौन सा, टाइफॉइड है, कोलेरा है और हेपेटाइटिस है। ठीक है, वायरल वैक्सीन कौन कौन सा, रेबीज है आपका, साल्क पोलियो याद रखना है, साल्क पोलियो आपका किस में आता है, किल्ड वैक्सीन में, साल्क साबिन आपका लाइव वैक्सीन में आता है। इन्फ्लुएंजा आपका दोनों में ही आता है, नेजल इन्फ्लुएंजा और एक ओरल इन्फ्लुएंजा। ठीक है, हेपेटाइटिस ए कब देखें, बी और हेपेटाइटिस बी और जापानीज एन्सेफेलाइटिस भी आपका किल्ड वैक्सीन के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। टॉक्साइड कौन सा है, DT और TT देखने को मिलता है। ठीक है, मोनोवैलेंट वैक्सीन क्या, वैक्सीन कंटेन अ सिंगल स्ट्रेन ऑफ अ सिंगल एंटीजन, एग्जाम्पल मीजल्स। ठीक है, पॉलीवैलेंट क्या है, वैक्सीन कंटेन 2 और मोर स्ट्रेन्स ऑफ द सेम स्पेसिमेन। अपने पोलो जिसमें वैक्सीन के ज़्यादा से ज़्यादा मोर कंटेंट मिलाए जाते हैं, एंटीजन मिलाए जाते हैं, उसको पॉलीवैलेंट वैक्सीन बोला जाता है। और जिसमें एक ही सिंगल स्ट्रेन से बनाया जाता है उसको मोनोवेलेंट कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ एडिशनल चीज़ है आपको पता होना चाहिए, आप कोई से भी एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, इम्यूनाइजेशन क्या है, तो ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन GPR जिसको बोलते हैं, ये कब आया था, तो 1974 में आया था। ठीक है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1978 में देखने को मिलता है। ठीक है, वही बात करें यदि यूनिवर्सल ऑफ द इम्यूनाइजेशन UPI जिसको बोलते हैं, 19 नवंबर को देखने को मिला था 1985 में। ठीक है, 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं, ग्लोबल पूछा तो 1974, एक्सपेंडेड पूछा तो 1978 पूछा है, और यदि पूछे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तो इसको 1995 में आपको देखने को मिला था। ठीक है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, कभी कभी ये दे दिया जाता है, ये दे दिया जाता है, ये दे दिया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना, अच्छे से ध्यान रखना है, पहले कौन सा आया था, पहले ग्लोबल आया, फिर देन एक्सपेंडेड आया, फिर यूनिवर्सल आया। तो अभी तक जो चला आ रहा है वह यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला आ रहा है। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ इंडिया, 3rd डोज DPT लगते हुए और 1 डोज BCG लगता है और सेकंड डोज TT प्रेग्नेंट वुमेन लगता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उसकी हिस्ट्री क्या है, प्रीवियसली क्या उन्होंने बूस्टर डोज लगवा के रखा है या नहीं लगवा के रखा है, या इससे पहले उन्होंने TT का डोज लिया है या नहीं लिया है, तो ही आपको इन प्रेगनेंसी की कंडीशन में आपको TT को देना होता है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट का, देन इन द 1978 और एड द OPV और 1985 में मीजल्स एड हुआ था। टोटल प्रिवेंशन अगर से 6 किलर डिसीज़ किसको करती है, DBT को करती है, MPT को करती है, अकॉर्डिंग टू UPI 1985। ठीक है, द एक्सपेंडेड प्रोग्राम रीनेम्ड एट द UPI नवंबर 85 इन इंडिया मेमोरी ऑफ द लॉर्ड स्मृति इंदिरा गांधी। ठीक है, तभी इसको इस नेम को चेंज करके ये वाला नाम उन्होंने एड ऑन किया था। ठीक है, UPI बिकम द पार्ट ऑफ द CSMS चाइल्ड सर्वाइवल एंड द सेव मदरहुड प्रोग्राम 1990 इन RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सर्विस इंटू 1997 में। ठीक है, इसका जो फेस अभी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पेज 1997 में, सेकंड पेज 2005 में देखने को मिला था। तो RCH यही है कि इसमें ही सारे जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड द हेल्थ होता है वो मदर की कंडीशन और बेबी की कंडीशन इसमें देख ली जाती है। ठीक है, करंटली UPI अंडर द NRHM में है। ठीक है, बात करते हैं IPV स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ द ग्लोबल पोलियो प्रोग्राम 2013 से 2018 में। इंडिया लॉन्च IPV एज अ पार्ट ऑफ द कंट्री नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक्ट ऑन द 2005। ठीक है, बात करते हैं रोटा वायरस का, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। फीवर डायरिया कोज बाय द रोटा वायरस इन्फेक्टेड इन द यंग चिल्ड्रंस मार्च 2016 इन राजस्थान 2013 में देखने को मिला था। ठीक है, पेंटावेलेंट वैक्सीन क्या है, स्टार्ट इन द दिसंबर 2011 इन द केरला में स्टार्ट हुआ था, तमिलनाडु में सबसे पहले, और अक्टूबर स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ द इंक्लूड राजस्थान, अप्रैल 2015 में, 2005 में और 2015 में ये सारी कंट्री में फिर क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट होने लग गया। ठीक है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस एट द इम्यूनाइजेशन में देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ पे कुछ इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग पूछा है, PCV कब कब लगता है, तो जो PCV होता है आपको 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक पे लगता है, और 0.5 ml देखते हैं। न्यूमोकोकल कंजक्टिवाइटिस वैक्सीन होता है। ठीक है, IM दिया जाता है। ठीक है,
किस में दिया जाता है। और आईएम यदि बच्चों का बात करें तो सबसे जो मोस्ट कॉमन साइट देखने को मिलता है आपको बेस्ट लेस्लाडिस देखने को मिलता है, अपर थाई में देखने को मिलता है। जो बच्चों का थाई होता है वहाँ पे हम इंजेक्शन को क्या करते हैं, पुट अप करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि बच्चों का जो आईएम है बेस्ट रूट बच्चों का यही बोला जाता है। किसी भी यदि आपने ड्यूटी भी किया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि हम बच्चों को जो आईएम इंजेक्शन होता है वो कहाँ पे दिया जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द इन द इन्फेंट और 1 ईयर चाइल्ड तक हम उसमें दे सकते हैं, ठीक है। बात कर जेपेनिस एंसेफेलाइटिस 9 से लेके तो 12 मंथ में देते हैं, फिर 16 से लेके 24 मंथ में किल्ड वैक्सीन देते हैं, 1 ml सबक्यूटेनियस दिया जाता है। एमआर होती है जो कि आपको 9 से 12 मंथ में देखने को मिलती है। वही सेकेंड डोज का यदि बात करें तो 16 से 24 में 0.5 ml और सबक्यूटेनियस दिया जाता है। जो मीजल्स रूबेला वैक्सीन है उसको दिया जाता है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष कब आया था, तो लॉन्च जेपी नड्डा साहब ने किया था 25 दिसंबर 2014 को, ठीक है। कवरेज टू चिल्ड्रंस अक्रॉस इंडिया बाय द 2027 वैक्सीन होती है एमटीपी डीपीटी और एमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। कभी कभी इसमें वैक्सीन के रिगार्डिंग पूछ लिया जाता था कि जो जेपी नड्डा ने प्रोग्राम दिया था उसमें कौन कौन सा वैक्सीन इंक्लूड होता है और कौन कौन सा वैक्सीन इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का बात करें कम 1975 में आया था। ड्यूरेशन कितना दिसंबर से जनवरी था। फर्स्ट डोज 9 दिसंबर 1995 में लगा। सेकेंड डोज 20 जनवरी 1996 में लगा। इट इज़ अ लाइव वैक्सीन होता है। डिस्कवर किसने किया था, तो साबिन ने किया था। स्टोरेज कितना 20 - डिग्री पे इसको रिस्टोर करते हैं। अनस्टेबल टेम्परेचर 4 to 8 डिग्री पे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इतने डिग्री पे इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन का बात कर लिया जाता है यूज्ड अप टू 4 आवर में, 4 to 6 आवर में भी बीसीजी वैक्सीन का हम यूज़ कर सकते हैं। 4 to 6 आवर में कर सकते हैं। डिस्कार्ड आफ्टर 4 आवर में डिस्कार्ड कर देना होता है। जैसे ही खुल जाता है आपका वाइल तो आपको डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। बात करते हैं नेवर मिक्स विद द डिस्टल वाटर ऑलवेज आपको एनएस का इसमें यूज़ करना होता है। डिस्कवर्ड 1971 में ऐसा लाइव वैक्सीन होता है। सिंगल डोज एडमिनिस्टर इन अ लाइव डोज क्वांटिटी 0.05 ml देते हैं एट द बर्थ। और यदि नहीं किया 6 यदि बच्चे ने टाइम पे नहीं लगवाया है, बर्थ के टाइम पे नहीं लगवाया तो हम उसको 6 की वीक के बाद आपको उसको 0.1 ml पुटअप कर सकते हो, ठीक है। बीसीजी इज मिड डोज मस्ट गिवन टिल 12 मंथ के पहले हम इसको दे सकते हैं। 1 ईयर तक भी दे सकते हैं। यदि कोई मिसिंग हो गया है तो नहीं लगवाया है, कुछ कुछ जो पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा ही एडवांस होते हैं तो वो नहीं लगवाते हैं, ठीक है। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाता है। लिम्फ एडिनोसाइटिस और एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड हो जाता है। ओस्टियोमाइलाइटिस हो जाता है। स्कार फॉर्मेशन वैक्सीन इन वैक्सीन में देखने को मिलता है। जो स्कार फॉर्मेशन होता है वो आपको पता ही हैगा कि एक परमानेंट स्कार देखने को मिलता है बीसीजी वैक्सीन का इस टाइप का। तो वो सबसे पहले 2 to 3 वीक्स में पेप्यूल बनता है, फिर पेप्यूल इंक्रीज हो जाता है, फिर 5th वीक में आ जाता है, फिर परमानेंट स्कार बन जाता है 5 वीक के बाद। यदि क्वेश्चन पूछता है कि कितने वीक के बाद आपको स्कार फॉर्मेशन हो जाता है कंप्लीट, तो 5 वीक्स के बाद इस स्कार फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बात करते हैं मीजल्स का। यूज्ड अप टू 4 आवर बट मेनली यूज्ड 1 आवर में ही आपको इसको यूज़ कर लेना चाहिए। डिस्कार्ड आफ्टर 4 आवर सेम ही क्राइटेरिया मीजल्स का भी। और इसको 9 मंथ के डोज पे हम देते हैं, ठीक है। सबक्यूटेनियस दिया जाता है 9 मंथ के। सेंसिटिविटी ऑफ द वैक्सीन, हीट सेंसिटिव वैक्सीन ओपीवी होता है, मीजल्स होता है, एमएमआर होता है, पीसीजी होता है, रोटावायरस होता है, ठीक है। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन होता है। ये सबने सुन के रखो। -20 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको स्टोर करके रखते हैं। फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन फर्स्ट सीरीज होता है टीटी डीपीटी हेपेटाइट और हेपेटाइटिस बी है। द मोस्ट फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन डीपीटी है, ठीक है। ये अच्छे से ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा कम्युनिटी का पोर्शन था वो यहाँ पे एंड होता है। मैंने कम्युनिटी के रिगार्डिंग 2 से 3 क्लास कंडक्ट करवा दिया है। पूरी कम्युनिटी का निचोड़ मैंने तीनों क्लास में आपको दे दिया है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, कम्युनिटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मतलब यदि सीएचओ का भी देने जा रहे हो, एनएचएम का भी देने जा रहे हो, या एम्स का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आरएमएल देने जा रहे हो, एचजीपीजीआई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो सभी के लिए जो तीनों ही क्लासें मैंने कंडक्ट करवाई है आपकी कम्युनिटी के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। सीधा ही सारी चीज़ें एक ही जगह पे पुटअप करके रखी है, तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं एक ही जगह पे। तो आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आया होगा। यदि किसी को भी कुछ भी डाउट है तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट पुटअप कर दीजिएगा और अपने रिव्यू भी पुटअप कर दीजिएगा कि आपके लिए क्लास कैसा रहा था, बेनिफिशियल है, नॉट बेनिफिशियल है। तो आगे हम इसमें और भी बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से
चैनल को नहीं देखा है या चैनल को पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और क्या बोलते हैं क्लासेस हुआ, एमसीक्यू प्रिपरेशन हुआ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट मिल जाता है। तो आपको किसी भी जगह पे भटकने का नीड नहीं होता है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले एनएचएम की क्लासेस भी आपको अब रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल जाएगी। और जो बच्चे हैं हम हाँ, मध्य प्रदेश व्यापम में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आई होप आप भी अच्छे से स्टडी करिएगा। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो डीमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे से स्टडी करना है। आने वाले और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें आपको अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, न्यू क्लास के साथ, न्यू पॉजिटिव एनर्जी के साथ। जब तक बने रहिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, स्टडी अच्छे से करना है, स्टडी को डिसकंटिन्यू नहीं करना है, चाहे आपका सिलेक्शन हुआ हो या नहीं नहीं हुआ है। ठीक है, जिन बच्चों को सिलेक्शन हो गया है वो भी अपना स्टडी एम्स के लिए ज़रूर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। जब तक बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।